हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। No, get back! Get back! How many people did it take to bring down your Starbridge? Are you threatening me? I will walk the great spiral, and I will let the mother, the maiden, and the crone decide. We'll make it so they can't find I you. have the most recognizable face in the galaxy. Not if we change it. It's nothing like your palace. It's crowded, it's chaotic, but it's alive. No, Farah! We still need her. We will die to bring the Empire to its knees. Did you say something? I think I can feel the future. तो आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 8 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत एनेक्रियन ग्रह को दिखा के की जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि फारा अपने छोटे भाई के साथ जंगल में लुका छिपी खेल रही है। और जब फारा और उसका छोटा भाई घर के लिए लौट रहे होते हैं, तभी फारा की नजर आसमान में पड़ती है और उसके आंखों के सामने आसमान में बरसते हुए अंगारे के साथ ही उसकी नजरों के सामने उसका भाई और उसकी दुनिया तबाह हो जाती है। और फारा की आवाज में हम सुनते हैं कि उनके जाने के बाद एक भी बच्चा नहीं बचा था और जो बचे थे वो सिर्फ योद्धा थे और एक प्रतापी शिकारिका का खिताब मिलने तक मैं अपने इस शरीर के जख्मों को लेकर आगे बढ़ती रही और मैं अपनी जिंदगी से 3 गुना ज्यादा जिंदा रही हूँ। और मेरे वील्ड भगवान मुझे तब तक मरने नहीं देंगे जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। और जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो मेरे भगवान ने इन्विक्टस के रूप में दूसरा तोहफा भेजा और मुझे तब पता चल गया कि भगवानों ने मेरे मिशन को सिर्फ स्वीकारा ही नहीं है, उन्होंने मेरे लिए ये मिशन चुना है। और सैल उससे बोलती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारे लोगों के साथ क्या हुआ। कुछ लोगों के पापों की वजह से एम्पायर ने तुम्हारी आधी दुनिया तुम्हारे सामने ही खत्म कर दी और तुमने अगर टेंटोर पे हमला किया तो तुम्हारी वजह से पूरे आउटर रीच को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फारा उससे गुस्से में बोलती है कि बदला लेना तुम्हारे समझ से बिल्कुल परे है और मुझे मानव जाति की कोई भी परवाह नहीं है और ये जहाज ही मेरी आवाज बनेगा और तुम मुझे इसका अगला जंप नेविगेट करने में मदद करोगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मेरे शिकारी टर्मिनस पर बचे हुए हर एक आदमी, औरत और बच्चे को मार डालेंगे और इसकी शुरुआत तुम्हारी माँ से होगी। और तुम अपने पिता की कुर्बानी दे चुकी हो और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी माँ की भी कुर्बानी देना चाहोगी। और ये समझौता बिल्कुल सरल है और शायद भविष्य में होने वाली चीजों में से तुम अपने कीमती फाउंडेशन को बचा सको। और फिर कहानी इन्विक्टस शिप को दिखाकर गेल्डोनी की तरफ मुड़ जाती है, जहां हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि गेल्डोनी को ये एहसास हो चुका है कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाले भविष्य महसूस या देख सकती है और इसी चीज को सोचते हुए वो बैठ जाती है। और हैरी सेल्डन उससे पूछता है कि तुम ये सब कब से देख रही हो। और गेल्डोनी उसे बताती है कि जहाँ तक मुझे याद है बहुत समय से आने वाले भविष्य को महसूस कर रही हूँ और ज्यादातर समय मुझे इसका सिर्फ एहसास होता है और कई बार मैं इसे अपने सपनों में देखती हूँ और हमेशा मैं एक लहर के सपने को देखती हूँ और मेरे सांस रोकने के साथ वो मुझे अपने साथ बहा कर ले जाती है। और मुझे पता था कि मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। और इसी चीज को जानने के लिए मैंने अपने आप को गणित सिखाया और मैंने हर संभावना और हर भौतिक शक्ति की गणना की ताकि किसी तरह से इससे बचा जा सके। लेकिन मुझे इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। और तभी उनके बातचीत के बीच उनकी शिप लड़खड़ाने लगती है और जब गेल्डोनी बताती है कि तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो हैरी सेल्डन उसका जवाब देता है कि हेलिकॉन की ओर बढ़ने की वजह से और घर्षण की वजह से ये शिप हिल रही है और इस जहाज का रेडिएटर धीरे धीरे इस गर्मी को कम कर देगा। और फिर हम देखते हैं कि शिप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। और जब गेल्डोनी उससे पूछती है कि तुम और रेस हेलिकॉन क्यों जा रहे हो तो हैरी सेल्डन की बातचीत से हमें पता चलता है कि हेलिकॉन पे एक दूसरा फाउंडेशन है। और इधर हम देखते हैं कि एंथोर बेल्ट पे ह्यूगो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहाँ से वो एम्पायर को संपर्क कर सकता है। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि कैसे ह्यूगो इन्विक्टस में उतरने से पहले ही उनसे अलग हो गया था और उससे पहले हमने ह्यूगो और सैल को संपर्क प्रणाली ढूंढने के विषय में भी बातचीत करते हुए सुना था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे उतरने के साथ ह्यूगो संचारण केंद्र का यूज करते हुए एम्पायर को आने का न्योता दे देता है। और इधर हम मेडन ग्रह पे देखते हैं कि सभी लोग मदर की कोख की ओर बढ़ रहे हैं और ब्रदर डे भी उनमें शामिल हो चुका है, क्योंकि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि ब्रदर डे ने हालिमा को हराने के लिए ये घोषणा की थी कि वो पैदल ही मदर के कोख तक जाएगा और मदर ही डिसाइड करेंगी कि एक ऐसे व्यक्ति की भी बात सुननी चाहिए जिसकी आत्मा नहीं है
और हम देखते हैं कि ब्रदर डे के यात्रा करने से पहले उसकी प्रोटेक्टिव सील और उसके शरीर में मौजूद नैनोबाइट्स को भी निकाल लिया जाता है और डेमरजेल के लाख समझाने के बावजूद भी वो मदर की कोख की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि डेमरजेल से नमक वाला ब्रेसलेट लेने के बाद उसे तोड़ते हुए उसके नमक के पत्थर को निकाल लेता है और उसे बोलता है कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ और इसे ले जाने से मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि तुम हर पल मेरे साथ हो। और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर डे मदर की कोख तक पहुँचने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुका है और तेज धूप और बियाबान रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहा है। और हम वहाँ ये भी देखते हैं कि मेडन के लोग उन यात्रियों की मदद करते हुए उन्हें पानी भी पिला रहे हैं। और जब वो तेजी से जा रहा होता है तभी वहाँ पे एक आदमी उससे बोलता है कि विश्वास के साथ धीरे धीरे चलो, क्योंकि ये चक्रकार का मध्य का हिस्सा है और ये हमें बहका सकता है और हमें ऐसा सोचने पे मजबूर कर सकता है जैसे कि हम बहुत आगे आ चुके हैं। और जब ब्रदर डे उससे और सुझाव मांगता है तो वो उसे बोलता है कि इस यात्रा को किसी भी तरह से आसान नहीं बनाया जा सकता है और यही इसकी खूबी है। और जब ब्रदर डे उससे पूछता है कि किसी ने भी उनके विजन के बारे में बताया है तो वो उसे बताता है कि एक तीर्थयात्री ने उसे बताया था कि उसकी आंखों के सामने कुंड के चारों ओर का नमक घूमने और खिसकने लगा था और उसने ये नहीं बताया कि आगे क्या हुआ है, लेकिन उसने लोगों को बताया था कि उसने उतनी खूबसूरत चीज आज तक नहीं देखी थी। और जब वो आदमी ब्रदर डे से पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो बेल्टोरस का है और उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि वो निसाया ग्रह का है और वो उसे बताता है कि वो अपने ग्रह पे एक कूली का काम करता है जो कि जमशिप में सामान रखने का काम करता है और अपने सारे पैसे जमा करके वो इस यात्रा में आया है। और इधर हम देखते हैं कि जब गेल्डॉन दूसरे फाउंडेशन का बनाने का मकसद पूछती है तो हैरी शेल्डन उसे उस बारे में कुछ भी नहीं बताता है और उसके ना बताने पे गेल्डानिक उससे बोलती है कि अगर तुम इसके बारे में मुझे नहीं बताओगे तो मैं इस शिप को छोड़कर चली जाऊँ। और जब गेल्डानिक वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे बोलता है कि बेहुदा बात मत करो, मेरे पास हेलिकॉन पर सारे संसाधन और सहयोगी भी हैं जो तुम्हारी शक्तियों के बारे में और उनकी क्षमताओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और हम उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। जिस पर गेल्डानिक उससे बोलती है कि मैं आपके फायदे के लिए अपना इस्तेमाल फिर से नहीं करने दूंगी और मुझे यहाँ से अभी जाना है, या तो तुम मुझे अभी बता दो या फिर मैं जैसे आई थी वैसे ही यहाँ से चली जाऊँ। और हैरी शेल्डन के ना बताने की वजह से वो आगे बढ़ जाती है और गेट के पास पहुंचने के बाद उससे बोलती है कि तुमने कहा था कि मेरे विजन बहुत ज्यादा काम के हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि दरवाजा खोलिए। और हम देखते हैं कि हैरी शेल्डन उस दरवाजे को नहीं खोलता है, जिसके बाद हम गेल्डानी को परेशान होते हुए और दरवाजा पीटते हुए देखते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ब्रदर डे की हालत धूप की वजह से खराब होने लग जाती है और इसी वजह से ब्रदर डे थकते हुए गिर जाता है और उसकी हालत खराब होने के साथ साथ आंखें चौधियाने लगती है। तब वो आदमी उसके पास आकर उससे बोलता है अभी तुम हार नहीं मान सकते हो क्योंकि हम बेहद करीब, और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे उठाकर आगे बढ़ जाता है। और इधर हम इन्वेक्टर शिप पे देखते हैं कि सैल एक बार फिर से रोवन को फारा के बारे में समझाने की कोशिश कर रही होती है और इम्पेरर के खतरे को बताकर उससे बताती है कि वो लोग इस बार तुम्हारे आधे ग्रह को खत्म नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें पूरा का पूरा खत्म कर देंगे और तुम चाहो तो सारे बच्चों के साथ अपने बच्चे को भी बचा सकते हो। और उसकी बेटी के बारे में उसे बताकर उससे बोलती है कि ये लोगों की मृत्यु का उधार चुकाने का बेहतर तरीका नहीं। और तभी हम देखते हैं कि जेसेंटा यानी कि एक ऑटोमेटिक रोबोटिक हथियार उन पे हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उनकी एक साथ मारी जाती है। और रोवन के उस नजारे को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि शिप के लोग आपस में ही लड़ रहे थे और तभी जेसेंटा रोवन के कैमरे को नष्ट कर देता है और फारा के कहने पे सैल को जेसेंटा का चारा बनना पड़ता है और सैल के इशारा मिलने के साथ ही फारा जेसेंटा को 3 मार खत्म कर देती है और आगे जाने पे फिर से एक बैरियर पड़ता है और उसके डिफ्यूज करने के साथ ही जब दरवाजा खुलता है तो सैल की नजर वहाँ पे पड़े हुए बंदूक पे पड़ती है और उस बंदूक को उठाकर उन पे हमला करते हुए लुइस को अंदर खींच लेती है और उनके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि फारा रोवन की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और इधर हम देखते हैं कि जब सैल शिप को ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि कैप्टन ने खुद को मार लिया है और शिप पूरी तरह से एक्टिवेट होने के बाद अलग अलग वर्क पॉड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सैल लुइस को बताती है कि इनमें से एक जंप की दिशा बदलने में हमारी मदद कर सकता है और तभी शिप उन्हें बताती है कि 20 मिनट के बाद जंप शुरू हो जाएगा। और लुइस पायरेन उससे बताता है कि इस जहाज में कोई भी स्पेसर नहीं है। स्पेसर की बात करें तो वो एक तरह के रोबोट
होते हैं जो कि लोगों को जंप करने से पहले बेहोश कर देते हैं। और लुइस अपनी बात कंटिन्यू करते हुए उसे बताता है कि स्पेसर्स के ना होने की वजह से उन्हें पहले खुद को बेहोश करना पड़ा होगा। और रोशनी उन्हें बताती थी कि उनके पास जंप शुरू होने के लिए और उस जगह तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। और फिर लुइस पायरेट उसे नेविगेशन पैनल तक पहुंचा देता है। और ये सिर्फ पुरानी होने की वजह से ना ही स्पेसर होंगे ना ही उन्हें बेहोश करने की डिवाइस होगी, और इसी वजह से वो लोग इंसानी दिमाग का यूज करते थे और जिंदा रहने के लिए उन्हें सीधे इस जहाज से जोड़ा जाता था ताकि वो इजिली इस इंसान की मदद से नेविगेट कर सके। और फिर दोनों बातचीत करके ये फैसला करते हैं कि एनग्रेन को रोकने के लिए उनमें से किसी एक इस शिप से जुड़ना होगा। और सैल उसे बताती है कि जब हम इस चीज का पता लगा लेंगे कि इससे कैसे जुड़ना है तब हम इस शिप को टर्मिनस पे ले जाएंगे। और फिर हम टर्मिनस का नजारा देखते हुए एनेक्रियन के लोगों को गार्ड करते हुए देखते हैं। और सैल की माँ लेफ्टिनेंट फ्रीस्टोन के पास आकर उसे बताती है कि वॉल्ट की रेंज धीरे धीरे बढ़ रही है और हमें जल्द से जल्द इस शहर को खाली करना होगा। और जब लेफ्टिनेंट उसकी बात को सुनकर हंसने लगता है तो वो उसे बताती है कि शून्य क्षेत्र किसी की भी परवाह नहीं करता है कि आप किस ग्रह के हैं, और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये हम सब पे भारी पड़ेगा। और इधर हम देखते हैं कि उनकी यात्रा जमीन से चलते हुए रेत तक पहुंच चुकी है। और फिर कुछ दूर चलने के बाद ब्रदर डे के साथ चल रहे आदमी का अंतिम समय आ जाता है। और जब ब्रदर डे अपना हाथ बढ़ाकर उसकी मदद की पेशकश करता है तो वो उसे बोलता है कि मदर अब मुझे बुला रही है, लेकिन तुम में अब भी ताकत है। और जब ब्रदर डे उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे नहीं मर सकते हो तो वो उससे बोलता है कि मैं कहीं और मरना कैसे चुन सकता था जब मेरी मौत यहाँ लिखी है। और ये एक शांतिपूर्ण बदलाव है और इस पवित्र जिंदगी में ये मदर का सबसे बड़ा तोहफा है। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी ब्रदर डे के सामने ही वहीं पे सो जाता है और उससे बोलता है कि शायद हम फिर से मिले और तब तुम मुझे बताना कि तुमने क्या देखा है। और हम देखते हैं कि उसके मरने के बाद ब्रदर डे उसे किनारे करके आगे बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर डे एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे कंकाल बिखरे हुए हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि इस रास्ते में या फिर इस यात्रा में बहुत से लोग अंत तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। और डेमरजेल के नमक के पत्थर को देखने के बाद वहाँ पे पड़े हुए कंकाल को फोड़कर चकनाचूर कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर डे आगे बढ़ते हुए उस कोक तक पहुंच जाता है और उस पवित्र पानी में उतरकर गिरते हुए और फिर संभलने के बाद उस पानी को पी लेता है। और फिर हम देखते हैं कि महल में लौटने के बाद उसे पूछा जाता है कि उसने वहाँ पे क्या देखा है। तो ब्रदर डे उन लोगों को बताता है कि जब मैं वहाँ पे खड़ा था तो नमक हिलने लगे और मेरे चारों ओर घूमने लगे और पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से वो सारे नमक के टुकड़े गुफा से ऊपर उठकर 3 बड़ी पंखुड़ियों वाले एक तने के रूप में बदल गए। और मुझे लगा कि ये मेरी कल्पना है, लेकिन वो पूरी तरह से सच था। और फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि आप बर्थ रूट फ्लावर के बारे में और उसकी कहानियों से परिचित हैं। और ब्रदर डे उसे जवाब देता है कि नहीं, लेकिन हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि ब्रदर डे डेमरजेल को इस ओरिजिन के बारे में बता चुका है। और वो लोग उसे बताते हैं कि डोल के सुराग से टकराने और 3 चांद बनाने के बाद मेडन को बर्थ रूट से ढक दिया गया था। और ये तीनों देवियों का इशारा था कि हमारी दुनिया जिंदगी को बनाए रख सकती है। और सदियां बीतती गई और फूल धीरे धीरे मर गए और हमने उन्हें यहाँ पे हजारों सालों से नहीं देखा है। और जब ब्रदर डे उसका मतलब पूछता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि ये तीनों पंखुड़ियों वाले फूल एक ही बीज से अंकुरित होते हैं और दूसरे शब्दों में कहे तो एक तत्व से 3 तत्व बनते हैं। और ब्रदर डे उनसे बोलता है कि बिल्कुल मेरे भाइयों और मेरी तरह। और वो लोग बोलते हैं कि तीनों देवियों की तरह ये एक पवित्र आभास है और सच कहें तो आपका यहाँ होना ही पवित्र है। और बेशक आपकी आत्मा ऐसी नहीं है जो कि बदलने में असमर्थ हो। और जो कोई भी इस बात से इनकार करेगा या एक खोजी आत्मा को नकारने की कोशिश करने की वजह से एक पाप का दोषी होगा। और इस दिन के बाद से कोई दूसरी जेफिर आपके खिलाफ नहीं खड़ी होगी। और फिर हम देखते हैं कि उसके सम्मान में सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि गेल डॉर्नी अभी भी जहाज को खोलने की कोशिश कर रही है। और जब हैरी सेल्डन उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उससे चुप रहने को कहती है। और हैरी सेल्डन को लास्ट वार्निंग देते हुए उससे बोलती है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं इस यात्रा को अभी खत्म कर दूंगी। और जब हैरी सेल्डन गोल गोल बातें करने लगता है तो वहाँ के सिस्टम को ही वो पूरी तरह से मार मार के बर्बाद कर देती है। और हम देखते हैं कि उसकी वजह से शिप में आग लगनी शुरू हो गई है। और हैरी सेल्डन के पूछने पे वो उसे बताती है कि आपके हेलिकॉन पहुंचने से पहले ही
मैं यहाँ पे जिंदा उबल जाऊंगी। और वे कहते हैं कि जानकारी कभी खत्म नहीं होती, तो शायद आप बच जाएंगे। और गेट के पास पहुँचने के बाद उससे पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम मुझे जलते हुए देखोगे या फिर मुझे आजाद करोगे। और हैरी सेल्डन से बातचीत करते हुए उससे बोलती है कि आपने ही कहा था कि मेरी कहानी टर्मिनस पे खत्म हो जाएगी, और आपका और रईस का यही इरादा था कि आप लोग मुझे छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे, तो मुझे बस जाने दीजिए। और फिर हैरी सेल्डन उस दरवाजे को खोल देता है और हैरी सेल्डन से गुड बाय करने के बाद Bye, Harry. उस चाकू को लेकर क्रायोपॉड में सो जाती है। और फिर उसका क्रायोपॉड उस जहाज को छोड़कर उससे दूर निकल जाता है और उसके बाहर निकलने के साथ ही शिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और फिर गैल्डोर क्रायोपॉड को कमांड देते हुए ब्लू ड्रिफ्ट तक यानी कि सिनेक्स की ओर पहुंचने के समय को कैलकुलेट करने को कहती है। और वो उसे बताती है और मंजिल की पुष्टि करने के साथ ही क्रायोपॉड उसे बेहोश कर देता है। और फिर हम उसे जाते हुए देखते हैं और इधर हम देखते हैं कि ब्रदर डे के आगमन पे सभी लोग उसके सामने सर झुका लेते हैं। और जेफर हलीमा के पास पहुंचकर उससे शुक्रिया करते हुए उससे बोलता है कि तुमने इस बदलाव की यात्रा के लिए मुझे प्रेरित किया है, और मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं होता तो मैं चक्रकार की यात्रा करने की हिम्मत कभी भी जुटा नहीं पाता। और हम देखते हैं कि जेफर हलीमा को भी उसके सामने फिर से झुकना पड़ता है। और शिप में जाने से पहले डेमरजेल को उस नमक को देकर जेफर हलीमा को मारने का आदेश दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि डेमरजेल उसके कक्ष में पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए जब जेफर हलीमा उसे बताती है कि जेफर गिलार्ड के प्रॉक्सिमा बनने की वजह से वो अपने ग्रह पे वापस लौट जाएगी, तो हम डेमरजेल के आंखों में आंसू भी देखते हैं। और जब हलीमा डेमरजेल से बातचीत करते हुए उससे ये बोलती है कि अगर तुम हमेशा एम्परर की बात मानकर उनके हुक्म का ही पालन करोगी तो तुम्हारा असल में विकास कैसे होगा। और डेमरजेल उससे बोलती है कि ये मेरे विकास के बारे में नहीं है। और हलीमा उससे बोलती है कि अगर तुम उसका समर्थन नहीं करती हो तो तुम्हें दूसरा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। और डेमरजेल उससे बोलती है कि ये संभव नहीं है। और जब हलीमा उससे बोलती है कि तुम कोई कैदी नहीं हो, तो वो उससे बोलती है कि आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हैं कि मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। और हलीमा उससे बोलती है कि सबके पास विकल्प होता है जब लोग समझते हैं कि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और डेमरजेल उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये सुनने में कैसा लगता है, लेकिन मैं मदर मैडन की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। और जब हलीमा उससे पूछती है कि तुमने चक्रकार की यात्रा कब की थी, तो वो उसे बताती है कि 11,000 सालों पहले मैंने इस यात्रा को पूरा किया था। जिसके बाद हलीमा को पता चल जाता है कि वो एक इंसान नहीं रोबोट है। और हलीमा को ये भी पता चल जाता है कि ब्रदर डे ने उसे यहाँ पे मारने के लिए भेजा है। और डेमरजेल उसे बताती है कि सम्राट की तरह मेरे पास व्यक्तिगत चेतना नहीं है और इसीलिए मुझ में भी आत्मा नहीं होगी, और अगर मेरे पास आत्मा होती तो मैं शायद उनके आदेश का पालन नहीं करती और मैं तुम्हें यहाँ से जाने देती। और डेमरजेल रोते हुए उससे माफी मांगती है। और हलीमा उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक आत्मा है, लेकिन जो तुम्हें ऐसा करने में मजबूर करता है, जो इतनी क्रूरता से तुम्हारे भरोसे और तुम्हारी वफादारी का परीक्षा लेता है, उस आदमी में कोई आत्मा नहीं। और जब हलीमा उसे पूछती है कि ये कैसे होगा, तो वो उसे बताती है कि ये पहले ही शुरू हो चुका है और मेरी त्वचा छूने की वजह से एक जहर तुम में फैल चुका है, जिसकी वजह से बिना दर्द के तुम्हारी मौत हो जाएगी। और फिर डेमरजेल उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और इधर इन्वेक्टर्स पे देखते हैं कि सिर्फ उन्हें बताता है कि 5 मिनट के अंदर ही जंप शुरू हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि रोवन अपने जुगाड़ को इस्तेमाल करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। और इधर सैल उस पे बैठकर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुकी है। और लुई से बातचीत करने के बाद अपने सिक्के को देकर उससे बोलती है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम इसे मेरी माँ को दे देना। और जैसे ही लुइस गेल के गर्दन को काटने वाला होता है, फारा और रोवन दरवाजे को खोलकर लुइस पे हमला बोल देते हैं, जिसकी वजह से लुइस का काम तमाम हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ फाइट शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में एम्पायर के लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और फारा रोवन को ऑर्डर देते हुए उससे बोलती है कि सारे बंदूकों को उनके ऊपर तान दो। और फिर से फारा और सेल में लड़ाई शुरू हो जाती है। 15, 14, 13, 6, 5, 3, 2. और काउंटडाउन खत्म होने के साथ ही जंप स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते पूरी शिप गायब हो जाती है।
और इधर हम देखते हैं कि एम्परर की शिप मेडन ग्रह को छोड़ के वापस जा रही है और डेमर्जेल उसके पास पहुंचकर उससे बताती है कि उसका काम पूरा हो चुका है और डेमर्जेल उससे बोलती है कि आपने उसे हरा दिया था, आप पूरी तरह से जीत चुके थे। जिस पर ब्रदर डे उससे बोलता है कि तुम्हारी समझ की कमी का मतलब यह नहीं है कि मुझे तुम्हें समझना पड़ेगा और डेमर्जेल उससे बोलती है कि आप सम्राट हैं और आपको एक पवित्र दर्शन हुआ है और थोड़ी देर आगे जाने के बाद रुकते हुए उससे पूछती है कि मेरे पास एक प्राचीन बर्थ रूट फ्लावर रखा है जिसे मेरी वेनिटी पर फ्रेम करके रखा हुआ है और ये मुझे जब मिला था जब मैंने चक्रकार की यात्रा की थी और मैंने उसे अपने साथ इस यात्रा पर लेकर आई थी और मुझे लगा कि उस रात मेरे से बातचीत करते हुए उसे आपने मेरे कमरे में देखा था। जिस पर ब्रदर डे उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है और डेमर्जेल उससे कहती है कि फिर ये शायद ये संजोग ही होगा कि आपने भी वही फूल देखा है और वैसे भी मेरा मतलब ताक झाक करने का नहीं था। मुझे पता है कि ये दर्शन कितने व्यक्तिगत होते हैं और जब बहुत सालों पहले मैंने उसे देखा था तो मेरा सभी चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया था और मुझे खुशी है कि वही आभास आपको भी हुआ है और वहाँ पे कुछ ना देख पाना हमारे मन में एक खालीपन छोड़ जाता है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि कोई भी उस खालीपन को महसूस करे। और वो उससे बोलती है कि मैं स्पेसर से कह दूंगी आप जंप के लिए पूरी तरह से तैयार है और फिर हम देखते हैं कि स्पेसर्स ब्रदर डे के तरफ आगे बढ़ते हुए उसे जंप के लिए तैयार कर रहे हैं और हमें ब्रदर डे के विजन में दिखाया जाता है कि Seeing nothing. I would not wish that emptiness on anyone. उसे मदर की कोख में कुछ भी दिखाई नहीं दिया था और उसने उस आदमी की कहानी को संजोकर और डेमर्जेल की फूल की मदद से इस पूरी कहानी की रचना की है और सभी के सामने इस मनगढ़ंत कहानी को बताकर अपने मकसद में कामयाब हो गया है और इसी रिवील के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया। Foundation is fundamentally a story about hope. But you can't save your legacy. We are Empire! History bends to us! You're around now.